हाय, दिस इज़ सोनू कुमार गुप्ता। आई वेलकम यू टू माय चैनल इंग्लिश स्टोरियम। आज हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन की कड़ी में अगला टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है एक्शन सेंटेंस। आज हम लोग एक्शन सेंटेंस अर्थात काम वाला सेंटेंस को फॉर्म करना सीखेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने बिना काम वाला सेंटेंस फॉर्म करना सीखा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि बिना काम वाला सेंटेंस के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है। और बिना काम वाले सेंटेंस में वर्ब या तो हम बी वर्ब लगाते हैं या फिर हैव वर्ब लगाते हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग काम वाला सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो हमें पढ़ना है। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि काम वाला सेंटेंस कैसे बनाते हैं और इसके लिए क्या क्या ज़रूरत होती है। तो इसका अब रूल देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट तो कॉमन होता है, चाहे काम वाला हो या बिना काम वाला हो, सब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद जो काम वाला सेंटेंस होता है उसमें वर्ब का फॉर्म लगता है, चाहे V1 हो या V2 हो या V3 हो या V4 हो या V5 हो, या यदि पैसिव रहेगा तो बी वर्ब प्लस V3। तो काम वाला सेंटेंस में वर्ब का फॉर्म लगता है। इस बात को याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे कि काम वाला में क्या लगता है, वर्ब का फॉर्म लगता है। तो वर्ब का फॉर्म क्या होता है, V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है, V5 होता है। और जहाँ तक हम पैसिव का बात करेंगे तब तो हमारा बी वर्ब प्लस V3 हो जाएगा। तो ये बात तो आपको दिमाग में बात समझ में आ गया होगा कि जो है काम वाला सेंटेंस होता है वो वर्ब फॉर्म लेता है। तो आइए एग्जाम्पल्स के माध्यम से कुछ बातें हम समझते हैं। पहले मैं आपको ये बात याद दिला दूं कि काम वाला सेंटेंस होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस पकड़ने के लिए जो है वाक्य का अंतिम दो शब्द देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि वाक्य काम वाला है या फिर बिना काम वाला है। तो जैसे हम बोलते हैं कि राम घर गया, तो अंतिम कभी कभी ऐसा होता है कि अंतिम एक वर्ड भी आपको बता देता है कि सेंटेंस काम वाला है या फिर बिना काम वाला है। तो गया मतलब जाना, तो काम है, तो ये हमारा काम वाला सेंटेंस है। तो काम वाले सेंटेंस के लिए मैंने आपको बताया कि जो है वर्ब फॉर्म लगाते हैं। और बिना काम वाले सेंटेंस में क्या लगाते हैं, वर्ब का क्या फॉर्म होता है, बी वर्ब होता है या फिर हैव वर्ब होता है, वो तो फिक्स है। तो आइए देखते हैं। इसके लिए हमें जो है टेंस पढ़ना पड़ेगा। यदि मान लीजिए हमको वर्ब का अलग अलग फॉर्म प्रयोग करना है तो ये टेंस में ही पॉसिबल है, तो हमें टेंस पढ़ना होगा। तो टेंस पढ़ने से पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर हमें ध्यान देना है। पहला पॉइंट है कि जैसा मात्रा वैसा वर्ब फॉर्म्स बोल सकते हैं, वैसा वर्ब फॉर्म्स। तो जैसा मात्रा वैसा वर्ब फॉर्म्स। मान लीजिए वाक्य में जो काम है उसका मात्रा है ता है, ती है, ते है, तो वो जो है वो वर्ब फॉर्म क्या ले लेगा, कुछ अलग ले लेगा। V1 या V5 लेता है। रहा रही मात्रा आ गया तो उसका अलग वर्ब फॉर्म होता है। तो जैसा मात्रा होता है वैसा वर्ब फॉर्म होता है। अब जो काम वाला सेंटेंस होता है उसमें हमको ये देखना पड़ता है कि जो है कि जो सेंटेंस का जो वर्ब है वो एक्टिव फॉर्म लेगा या पैसिव फॉर्म लेगा। तो काम वाले सेंटेंस में वर्ब का फॉर्म लगाते समय ये ध्यान रखना है कि एक्टिव फॉर्म लगाना है या फिर पैसिव फॉर्म लगाना है। तो ये कैसे पहचानेंगे, तो इस बात को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। आइए देखते हैं कि एक्टिव फॉर्म कहाँ पे लगाएंगे। तो यदि सब्जेक्ट दिया गया काम करेगा तो हम एक्टिव फॉर्म लगाएंगे, और यदि सब्जेक्ट दिया गया काम नहीं करेगा तो पैसिव फॉर्म लगाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यदि दिया गया काम करने वाला हो, यदि दिया गया काम करने वाला हो तो मेन वर्ब का एक्टिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और यदि दिया गया काम करने वाला ना हो तो मेन वर्ब के पैसिव फॉर्म का
प्रयोग करते हैं। अर्थात सब्जेक्ट कोई काम करेगा तब तो एक्टिव फॉर्म होगा, और सब्जेक्ट कोई काम नहीं करेगा तो पैसिव फॉर्म होगा। तो इस बात से भी आप पकड़ सकते हैं सिंपली। अब एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि राम ने यह किया, राम ने यह किया। इस वाक्य में देख पा रहे हैं सब्जेक्ट है राम ने, राम सब्जेक्ट है, और ये जो यहाँ पे जो काम हुआ है करने का तो राम ही किया है। तो यदि दिया गया काम सब्जेक्ट करेगा तो ये जो हमारा वर्ब है, मेन वर्ब है, इसका एक्टिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एक्टिव फॉर्म का। फिर यही बोलेंगे कि यह किया गया, यह किया गया। तो यहाँ बात यह का हो रहा है कि अंतिम दो वर्ड हमें ये बोध कराता है कि काम वाला बिना काम वाला है। यहाँ पे करने का काम हुआ है, तो करने का काम तो यह नहीं कर सकता है, यह तो कोई काम नहीं कर सकता है। यह किया गया, कोई और आदमी किया होगा, मतलब करने वाले का पता नहीं है। जब करने वाले का पता ना हो तब सीधा सीधा याद रखेंगे कि करने वाले का पता ना हो तो हम पैसिव फॉर्म लगाते हैं, और पता हो तो एक्टिव फॉर्म लगाते हैं। तो सिंपली इतना सा याद रखना है। जैसे बोलेंगे घर बन गया, तो सब्जेक्ट हमारा घर है, अब काम हो रहा है बनाने का, खुद ब खुद बनता नहीं है। तो यहाँ पे बनाने वाले का पता है, तो ऑब्वियस है कि नहीं है। जब नहीं है तो ये बनाना का हमको पैसिव फॉर्म लेना पड़ेगा। यदि बोलेंगे कि लॉकडाउन लग गया, तो खुद ब खुद लगता नहीं, लगाया जाता है। तो बात लॉकडाउन का हो रहा है, काम हो रहा है लगाने का, तो लगाने वाले का पता है। इस वाक्य से आपको पता चल रहा है कि किसने लगाया है, किसी का नाम लिया गया है तो नहीं। तो यह जो लगाना जो वर्ब है ये पैसिव फॉर्म लेगा। जैसे हम बोलेंगे कि भात बन गया, तो बात तो भात का हो रहा है, तो भात खुद ब खुद बनता नहीं है, बनाया जाता है, यहाँ बनाने का काम हुआ है। तो आप ये बात बताइए कि बनाने वाला आदमी है वाक्य में, तो ऑब्वियस है कि नहीं है। तो ये हमारा बिना मतलब ये जो है हमारा जो वर्ब फॉर्म लेगा पैसिव फॉर्म लेगा। जैसे बोलेंगे कि आपको बुलाया गया, तो बात तो आपका हो रहा है, लेकिन काम हो रहा है बुलाने का, लेकिन आप नहीं बुला रहे हैं, यहाँ बुलाने वाले का पता नहीं है। आपको बुलाया जा रहा है लेकिन बुलाने वाले का पता नहीं है। तो जब पता ना हो तो पैसिव फॉर्म का प्रयोग करें, और जब पता हो तो वर्ब के एक्टिव फॉर्म का प्रयोग करें। तो आप सीधा सीधा ये भी याद रख सकते हैं कि यदि पता चल जाए तो हम एक्टिव फॉर्म लगाते हैं मेन वर्ब का, और पता न चले तो पैसिव फॉर्म लगाते हैं। जैसे बोलेंगे कि वह आया, तो यहाँ तो काम आने का हुआ है, अब कौन आया? तो वह आया है। तो ये हमारा एक्टिव जो मेरा वर्ब है आया, वो एक्टिव फॉर्म लेगा। जैसे बोलेंगे कि मिठाइयाँ बांटी गई, तो बात तो मिठाइयाँ का हो रही है, अब काम हो रहा है बांटने का, लेकिन कौन बांटा ये पता नहीं चल पाया है। तो ये बांटना वर्ड जो है पैसिव फॉर्म लेगा, है ना। तो इन बातों को हम कुछ और एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे कि जैसे हम बोलेंगे जैक बोर्ड ने परीक्षा लिया,
इस वाक्य में काम हुआ है लेने का। आपको ये पता लगाना है कि लेने वाला आदमी है कि नहीं है। ये लेने वाले का पता चल जाए तब तो ये एक्टिव फॉर्म लेगा, अब पता नहीं चलेगा तो पैसिव फॉर्म लेगा। तो कौन लिया है, तो जैक बोर्ड ने लिया है, तो पता चल गया। तो लिया का आपको एक्टिव फॉर्म प्रयोग करना है ना। फिर वही बोलेंगे कि परीक्षा लिया गया, परीक्षा लिया गया। तो बात परीक्षा का हो रहा है। अंतिम दो वर्ड हमें इस बात का एहसास करा रहा है कि वाक्य जो है काम वाला है। तो काम हुआ है यहाँ पे लेने का, है ना, काम हुआ है लेने का, लेकिन लेने वाला यहाँ आदमी उपलब्ध नहीं, लेने वाले का पता नहीं है, परीक्षा लेने वाले का पता नहीं है। जब पता ना हो तो ये कौन सा फॉर्म लेगा, पैसिव फॉर्म लेगा। ये लेना का पैसिव फॉर्म लेगा। जैसे बोलेंगे कि मुझे धमकाया गया, मुझे धमकाया गया। इस बात पे गौर कीजिए, मुझे तो सब्जेक्ट है, अब काम हो रहा है धमकाने का। तो यहाँ पे धमकाने वाले का पता चला, मुझे धमकाया गया, तो यहाँ पता नहीं चला। तो धमकाना का कौन सा फॉर्म लेगा, पैसिव फॉर्म लेगा। तो सिंपली आपको यही याद रखना है कि जो है यदि पता चल जाए तो एक्टिव फॉर्म, पता न चले तो पैसिव फॉर्म, है ना। और कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि आप लोग याद रखेंगे, नोट है, लिख लेंगे। नोट में याद रखेंगे कि प्राकृतिक घटना हमेशा एक्टिव फॉर्म लेती है, ये पहला याद रखेंगे। दूसरा, जिस काम पर मनुष्य का नियंत्रण न हो वो भी एक्टिव फॉर्म लेगा। लेती है। इस बात को एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि जैसे मैंने कहा कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, तो यहाँ पे बारिश होना तो काम है। तो बोलेगा भाई कौन बारिश करा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक घटना है तो ये हमारा बारिश का एक्टिव फॉर्म लेगा, है ना। बिजली कड़क रही है, एक्टिव फॉर्म लेगा, है ना। ओले गिर रहे हैं, एक्टिव फॉर्म लेगा। तो जो प्राकृतिक घटना होगा वो एक्टिव फॉर्म लेगा, उसमें ज़्यादा सोचना नहीं। जो प्राकृतिक घटना है वो एक्टिव फॉर्म, क्योंकि मनुष्य के औकात से बाहर है, नियंत्रण से बाहर, तो वो एक्टिव फॉर्म लेगा। अब जैसे बोलेंगे कि पंखा खराब हो गया, पंखा खराब हो गया, ये तो हमारा काम वाला सेंटेंस है, क्योंकि परिवर्तन आया है। पंखा पहले ठीक था, अब खराब हो गया, तो खराब हो गया। तो यहाँ पे आप गौर कीजिए कि पंखा खराब हो गया, इसमें मनुष्य कुछ कर नहीं सकता था, कि कोई नहीं, शक्तिमान नहीं था मनुष्य कि उसको रोक सकता, नहीं खराब नहीं होना है। वो समय के साथ खुद ब खुद खराब हो गया, कोई चाह के भी उसको रोक नहीं सकता। ठीक करने में आपका कंट्रोल हो सकता है, लेकिन ख़राब करने में आपका कोई कंट्रोल नहीं है। यदि कोई ख़राब करेगा तो पागल कहलाएगा, उसको कांके जाने की ज़रूरत है ना, या फिर आगरा भी भेज सकते हैं। तो ये भी काम जो है ये हमारा ये जो है एक्टिव फॉर्म लेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस काम पर मनुष्य का नियंत्रण न हो वो भी एक्टिव फॉर्म लेगा, प्राकृतिक घटना भी एक्टिव फॉर्म लेगा। और यदि काम करने वाले का पता चल जाए तब तो एक्टिव फॉर्म लेगा, और काम करने वाले का पता न चले तो
पैसिव फॉर्म लेगा। बस इतना सब बात याद रखना है आपको काम वाले सेंटेंस में। अब आइए हम लोग देखते हैं कि टेंस क्या होता है, क्योंकि हमें काम वाला सेंटेंस पढ़ने के लिए टेंस पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस का परिभाषा क्या होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं टेंस, तो टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब क्या होता है? काल। तो टेंस का आप देख पा रहे हैं कि टेंस का डेफिनेशन क्या है, कि टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन एज वेल एज स्टेट। टेंस जो है किसी काम या अवस्था का समय का बोध कराता है। टेंस वह शब्द है जो किसी काम का और अवस्था का बोध कराता है, उसे हम टेंस कहते हैं। या फिर इसको हम यूँ कह सकते हैं कि द टेंस इज द चेंज ऑफ फॉर्म इन अ वर्ब। टेंस जो है किसी वर्ब के रूप में एक बदलाव है जो किसी काम या स्थिति के समय को एक्सप्रेस करता है ना। तो टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन एज वेल एज स्टेट। मतलब वह शब्द जो किसी काम या फिर स्थिति के समय का बोध कराता है, वो टेंस होता है। तो द टेंस इज़ द चेंज ऑफ फॉर्म। तो टेंस जो है जो रूप का बदलाव है, किसमें? वर्ब में, जो एक्सप्रेस करता है किसी काम या स्थिति के समय को। तो सिंपली अपनी भाषा में इसको याद रखेंगे कि वह शब्द जो किसी काम या स्थिति के समय को दर्शाता है या फिर बोध कराता है, वो टेंस कहलाता है, राइट। तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट को बोलते हैं भूतकाल, फ्यूचर को बोलते हैं भविष्य काल। बेसिकली इंग्लिश में जो होता है दो ही टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। लेकिन ये इंडियन जुगाड़ में एक तीसरा टेंस बना दिया गया है, जिसको नाम दे दिया गया है फ्यूचर टेंस। वैसे फ्यूचर टेंस होता नहीं है। यदि आप पढ़ेंगे, अच्छी बुक पढ़ेंगे, तो आपको उसमें जो है फ्यूचर टेंस नहीं मिलेगा। उसमें आपको लिखा हुआ रहेगा कि दो ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। अंग्रेज जो होता है वो कभी भी यदि किसी अंग्रेज से पूछेंगे, किसी फॉरेनर से पूछेंगे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस आर देयर, तो वो आपको बताएंगे देयर आर टू काइंड्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। लेकिन इंडियन जुगाड़ है, इंडियन ने अपना हिसाब किताब लगा लिया है और तीन टेंस बना दिया है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो अब आगे देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहले देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस कहते किसे हैं, है ना। प्रेजेंट टेंस कहते किसे, पहले हम ये समझेंगे। तो प्रेजेंट टेंस रेफर्स टू द टाइम। तो प्रेजेंट टेंस जो है उस समय को दर्शाता है विच इज़ इन प्रेजेंट, जो वर्तमान में है। तो प्रेजेंट टेंस उस समय को दर्शाता है जो वर्तमान में है। कहने का मतलब यह हुआ कि प्रेजेंट टेंस उस स्थिति या काम को दर्शाता है जो वर्तमान में है या फिर वर्तमान में हो रहा है, राइट। तो देयर आर फोर काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये चार टेंस होते हैं। तो इसमें से आज हम लोग जो है पहला टेंस पढ़ेंगे।
जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है। तो रिकग्निशन का मतलब होता है पहचान, है ना, पहचान। इस बात को देखिए, इसका पहला पहचान है कि मेन वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते हो, ते है। यदि मेन वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते हो, ते है रहेगा तो वो सेंटेंस कौन सा टेंस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। जैसे एग्जांपल आप देख पा रहे हैं कि राम स्कूल जाता है, तो ये आपका देखिए इससे जाता, तो काम है, मेन वर्ब है, तो ता है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस हमारा कौन सा टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब दूसरा पहचान है कि यदि अंतिम शब्द निम्नलिखित रहे, तो इनको याद रखेंगे कि ऐसा पहचान है कि आपको ये पहचान कहीं और मिलने वाला नहीं है, किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा ये पहचान जो मैंने लिखा है। यदि अंतिम शब्द निम्नलिखित रहे, याद है, पता है, सहमत है, असहमत है, राजी है, पसंद है, नापसंद है, प्यार है, नफरत है, घृणा है, अनुमति है, आज्ञा है, मना है, एहसास है, प्रतीत हो रहा है, लग रहा है, अनुरोध है, विनती है, निवेदन है, तात्पर्य है, मतलब है, अर्थ है, उपस्थित है, विद्यमान है। इतने सारे वर्ड हैं। यदि मान लीजिए किसी सेंटेंस में ऐसा लिखा हो कि मुझे यह याद है, तो ये अंत में क्या मिला? याद है। तो आपको इसी से पकड़ लेना है कि ये सेंटेंस जो है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। और आपने जो बचपन में पढ़ा होगा सिर्फ यही पढ़ा होगा, ता है, ती है, ते हैं, इतना सही। जो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं रहा तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, लेकिन उतना नहीं होता है, और भी होता है जो मैंने आपको भी बताया। कि दूसरा क्या बताया? यदि अंतिम शब्द निम्नलिखित रहे, याद है, पता है, सहमत है, असहमत है, राजी है, पसंद है, नापसंद है, प्यार है, नफरत है, घृणा है, अनुमति है, आज्ञा है, मना है, एहसास है, प्रतीत हो रहा है, लग रहा है, अनुरोध है, विनती है, निवेदन है, तात्पर्य है, मतलब है, अर्थ है, उपस्थित है, विद्यमान है। तो ये सब वर्ड यदि आपको वाक्य के अंत में मिल जाएगा तो ये कौन सा टेंस कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। अब हम तीसरा पहचान देखते हैं। यदि वाक्य के अंत में गा, गे, गी रहे और वाक्य से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम या प्लान्ड फ्यूचर एक्शन का बोध हो, मतलब ऐसा काम जिसका योजना पहले से बन रहा हो। तो हम लोग अधिकतर पढ़े हैं बचपन में, अधिकतर बच्चे ये जानते होंगे कि गा, गे, गी जहाँ मिला तो बच्चे सेल भी लगा देते हैं। लेकिन ऐसा काम जिसका प्लानिंग पहले से हो रहा हो, पहले सोचा गया हो, उसके लिए प्लानिंग किया जा रहा हो, तो ऐसे सेंटेंस जो होंगे वे हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे बोलेंगे जहाज़ कल इंग्लैंड जाएगा, जहाज़ कल इंग्लैंड जाएगा। तो यदि जहाज़ को इंग्लैंड जाना होगा तो बहुत पहले से तैयारी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बाइक नहीं है कि निकाले और चल दिए, उसके लिए बहुत सारा चीज़ होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। जैसे हम बोलेंगे कि मैं 2022 में एक स्कूल खोलूँगा, तो इसके लिए प्लानिंग बहुत पहले से करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि तुरंत ये हलवा नहीं है लिए खा लिए, ये प्लानिंग करना पड़ता है, उसका सारा एस्टिमेट बनाना पड़ता है। जो काम प्री प्लान्ड होता है, जो पहले से प्लानिंग करते हैं, तो वो जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। मोदी कल अमेरिका जाएंगे, इस बात पे गौर कीजिए कि मोदी कल अमेरिका जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि झोला उठाया और चल दिए, इसके लिए इसका कार्यक्रम कई महीनों से पहले फिक्स रहता है। और मोदी के जाने से पहले कितने कितने लोग जो वहाँ जाते हैं, तैयारियाँ करते हैं। ये नहीं कि मतलब चल दिए, झोला उठाए चल दिए। जैसे कि मान लीजिए बिहार जा रहे हैं, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो ऐसा काम जिसका प्लानिंग पहले से होता है, तो उसमें जो है आप सिंपल प्रेजेंट टेंस या
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे बोलेंगे कि 2025 में वर्ल्ड कप खेला जाएगा, यदि ऐसा बोला जाता है तो इन सब कामों की तैयारियां बहुत पहले शुरू हो जाती है, इनका कार्यक्रम कैलेंडर तारीख पहले से बन जाता है। तो ये सब सेंटेंस जो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से होगा, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से होगा। जैसे हमको बोलना होगा कि फरवरी में एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के लिए सोचिए कितनी सारी तैयारियां करनी पड़ती है ना। फॉर्म भरवाना पड़ता है, एडमिट कार्ड देना पड़ता है, सेंटर बनाना पड़ता है, तो ये प्री प्लान्ड होता है। तो ऐसा काम जो पहले से निर्धारित हो, उसका एक टाइमिंग हो, उसके पीछे बहुत सारी तैयारियां करनी पड़े, है ना, पहले से फिक्स हो, तो ऐसे काम को हमेशा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार बनाते हैं। देख के वो लगेगा कि गा गेगी है तो वो फ्यूचर में चला गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपको फीलिंग देखना होगा, है ना। तो जो काम प्री प्लान्ड होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो आइए इसका अगला पहचान हम लोग देखते हैं, ये अगला पहचान क्या होता है। चौथा इसका पहचान है, यदि कोई वाक्य यदि या अगर से शुरू हो, कोई सेंटेंस शुरू हो यदि या फिर अगर से, और उसका जो अंत, उसका जो उस वाक्य का जो अंत हो वो गा गेगी से हो। मतलब जैसे देखिए, यदि तुम ज़्यादा खाओगे तो किससे, इसका अंत किससे हुआ, गे। अगर बारिश होगी तो गी से। तो इस तरह के वाक्य भी जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। यदि कोई सेंटेंस यदि या अगर से शुरू हो और उसके अंत में गा गे गी मिले, वो भी सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। गा गे गी देख के सल विल नहीं लगाएंगे, वो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, है ना। तो अब आइए हम लोग सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स को हम लोग बोलते हैं, पढ़े होंगे आपने हिंदी व्याकरण में, वाक्य विचार। सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य विचार। तो सिंटैक्स एक्टिव का अलग होता है, पैसिव का अलग होता है। तो ये थोड़ा हमने लेंदी फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या फॉर्मेट आप देख सकते हैं कि ये सिंटैक्स एक्टिव का नीचे, ये सिंटैक्स पैसिव का है। ये एक्टिव का सिंटैक्स, ये नीचे पैसिव का सिंटैक्स है। ए फॉर होता है अफर्मेटिव, एन फॉर होता है नेगेटिव, आई फॉर होता है इंटेरोगेटिव। तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और निगेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में दो फार्मूला होता है, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और दूसरा जो होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और जो सिंटैक्स पैसिव का होता है वो आप देख ही पा रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस V3। तो इसी प्रकार से इसका सिंटैक्स होता है। और इसमें आप नोट याद रखेंगे कि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में हो, तो यदि आपको V1 V5 में चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे, V5 को चुनेंगे। यदि डू या डज में चुनना हो किसको चुनेंगे, डज को चुनेंगे, है ना। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, जब मतलब तीसरी आदमी या तीसरी चीज़ का बात हो रहा हो, ना आप खुद का बात करें ना आप सामने वाले का बात करें, जिसको आप बोल रहे हैं, तो किसी तीसरे का बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है वो भी सिंगुलर हो तो आप V5 का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। ये बात को आप याद रखेंगे, थर्ड पर्सन होना चाहिए सिंगुलर। और अब हम लोग आइए कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके। जैसे हम बोलते हैं, आप रूल्स को इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ये शॉर्टकट तरीका याद रखने का, वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है कि जो है
यदि एक्टिव की बात हो तो V1 या V5, V1 या V5। इसका हेल्पिंग वर्ब फॉर्म डू होता है और इसका हेल्पिंग वर्ब फॉर्म डज होता है। और पैसिव की बात करनी हो तो पैसिव सिंपली याद रखेंगे इज, आर, एम प्लस V3। आप इतना भी याद रख के आपका सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा। आपको उतना लंबा सिंटेक्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतना याद रखना है कि एक्टिव में V1 या V5, और V1 का हेल्पिंग वर्ब फॉर्म क्या होता है, डू होता है। अब V5 का हेल्पिंग वर्ब फॉर्म क्या होता है, डज होता है। अब पैसिव में वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, इज, आर, एम प्लस V3। तो जैसे हम बोलेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बोलेंगे कि मुझे यह याद है, मुझे यह याद है, तो बात तो मुझे का हो रहा है। आप तो जान रहे हैं सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस हो नहीं सकता है, आए। अब हमको यह वर्ब चाहिए, है ना, क्योंकि एक्शन वाला सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए, एस भी हो चाहिए। तो मुझे याद है, तो याद है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो क्या लगाते हैं, V1 या V5। तो V5 तो एक मुड़ी में लगता है, यह बात याद रखेंगे, एक मुड़ी थर्ड पर्सन में। तो मुझे याद है, सिंपली याद को बोलते हैं रिमेंबर, आई रिमेंबर दिस। मुझे याद है, आई रिमेंबर दिस। तो सिंपली आप बोल सकते हैं, जैसे बोलेंगे मैं आपको जानता हूँ, तो मैं कब बोल देंगे, जानता हूँ कब बोल देंगे, आपको कब बोल देंगे, तो आई नो यू। मैं कभी कभी जाता हूँ, तो कभी कभी को हम शुरू में ले सकते हैं। समटाइम्स सब्जेक्ट मैं हो गया, आई, और जाना का गो, समटाइम्स आई गो। इसे बोलना हो कि मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं आता, आता मतलब जानना, मुझे नहीं आता है। तो ये हमारा सेंटेंस निगेटिव हो गया, और निगेटिव बिना हेल्पिंग वर्ब का बनता नहीं है। तो मुझे का आई हो गया, और आई का हेल्पिंग वर्ब, आई तो V1 लेता है, तो उसके हिसाब से क्या होगा, डू होगा। तो आई डू नॉट नो, मुझे नहीं आता है, यह का दिस, मुझे यह नहीं आता है, आई डू नॉट नो दिस। आप ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे यह नहीं आता है। तो आप इस बात पे गौर करेंगे कि यदि आपको जो देख पा रहे हैं कि आपको इतना लंबा सिंटेक्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लिखा दिया ताकि आपके पास रहे, कभी कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जहाँ तक सेंटेंस फॉर्मेशन का सवाल है, कोशिश करना है कि हमें कि मतलब ज़्यादा मतलब हौच पौच नहीं हो जाए, कॉम्प्लेक्स ना हो। तो इसको लेके चलेंगे, जो मैंने लिखा है इसको नोट कर लेंगे कि एक्टिव में V1 या V5, और पैसिव में इज, आर, एम प्लस V3। और V1 का हेल्पिंग वर्ब फॉर्म क्या होता है, डू होता है। V5 का हेल्पिंग वर्ब फॉर्म डज होता है। तो जैसे हम बोलेंगे कि वह ऐसा करता है, तो सब्जेक्ट तो वह है, ही, और वह तो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ, मतलब एक मुड़ी हुआ। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, एक मुड़ी होता है। तो करना का क्या होता है, डू। तो यहाँ V5 लगेगा, तो V5 क्या हो जाएगा, डज। तो ही डज, ऐसा का सो, तो ही डज सो। तो इस तरह हम यूज कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे बोलना हो कि मैं फेसबुक चलाता हूँ, फेसबुक चलाता हूँ। यह चलाना का ड्राइव नहीं होगा, क्योंकि यह गाड़ी नहीं है ना। चलाता हूँ मतलब यूज करते हैं। तो हम सिंपली बोलेंगे मैं, आई, ये हमारा मेन वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट है, मेन वर्ब ये ऑब्जेक्ट है। तो आई
यूज़ फेसबुक, सिंपली यूज करेंगे। मैं सुबह सुबह उठता हूँ, तो ता है ती है ते हैं, तो आई सिंपली यूज करेंगे कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। तो या फिर आप सिंपली इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि कहाँ आपको V1 लगाना है और कहाँ आपको V5 लगाना है। मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आसान लगे। तो सिंपली आप याद रखेंगे कि I के साथ V1 प्रयोग करें, U के साथ भी V1 प्रयोग करें, V के साथ भी V1 प्रयोग करें, दे के साथ भी V1 प्रयोग करें, ही, सी, इट और कोई भी नाउन यदि वो सिंगुलर हो तो वो भी हमारा V1 लेगा, और प्लूरल नाउन हो, नो सॉरी, ये हमारा V5 लेगा, और प्लूरल नाउन हो तो ये हमारा V1 लेगा। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि I V1 लेता है, U V1 लेता है, V V1 लेगा, दे V1 लेगा, और ये हमारा V5 लेगा, ये हमारा V1 लेगा। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि I के साथ V1 प्रयोग करेंगे, U के साथ V1 करेंगे, V के साथ V1 करेंगे, दे के साथ V1 करेंगे, ही से इट या कोई नाउन सिंगुलर में रहे तो वो क्या लेगा, V5 लेगा, और जो नाउन बहुवचन होगा वो हमारा V1 लेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि V1 से V5 कैसे बनाते हैं, इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे। आइए आगे देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने V1 से V5 बनाने का नियम लिखा हुआ है। V1 से V5 बनाने के नियम, ध्यान से देखें। V1 यदि V1 के अंत में S या ES लगाकर V5 बनाया जाता है। V5 कैसे बनाते हैं, अंत में S या ES लगा करके। तो दूसरा पॉइंट देखिए, यदि V1 के अंत में O डबल O S डबल S SH CX CH X और Y रहे और Y के पहले कॉन्सोनेंट रहे, तो V5 बनाने के लिए V1 के अंत में S लगाया जाता है ना, और नहीं रहेगा तो अंत में ES लगाया जाता है, और ये वर्ड नहीं रहेगा तो सिंपली S लगाएंगे। मेरे पास दो ही ऑप्शन है, S या ES। ये सब वर्ड रहा तो ES, नहीं रहा तो ES। तो सिंपली हम ऐसा यूज कर सकते हैं कि मान लीजिए हमको इसका V5 बनाना हो, जैसे मान लीजिए हमको V1 को V5 करना हो, जैसे मान लीजिए प्ले है, अंत में Y है, Y के पहले कॉन्सोनेंट है। वहाँ नियम क्या लिखा हुआ था कि Y के पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो क्या लगेगा, ES लगेगा, लेकिन यहाँ Y के पहले वॉवेल है तो यहाँ ES नहीं लगा सकते, सिंपली हम प्रयोग करेंगे प्लीज, ऐसा लगाना पड़ेगा। फिर वही हम बोले ट्राई, तो आप देख पा रहे हैं Y है, Y के पहले कॉन्सोनेंट है, तो जब ES लगेगा तो Y बदल जाएगा। जब ट्राइज, जैसे बोलेंगे क्राई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्राइज। जैसे बोलेंगे गो, अंत में O आया तो यहाँ पे लगेगा ES, गोज, है ना। जैसे बोलेंगे फिनिश, तो यहाँ देख पा रहे हैं SH है तो इसमें जोड़ना पड़ेगा ES। जैसे बोलेंगे क्लच, तो यहाँ पे CH आ रहा है, CH में क्या जोड़ना पड़ता है, ES, तो हम लोग बोलेंगे क्लचेस। तो V1 से V5 बनाने के लिए आपको याद रखना है, यदि अंत में O रहे, डबल O रहे, SH रहे, डबल S रहे, CH रहे, है ना, X रहे, और Y के पहले क्या रहे, कॉन्सोनेंट रहे,
तो हम किसका प्रयोग करते हैं, क्या जोड़ते हैं उसमें, ES जोड़ते हैं। और नहीं रहेगा तो सिंपली हम S जोड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको V1 से V5 करना आ गया होगा। और जहाँ तक टेंस का सवाल है तो आप समझ गए कि टेंस क्या होता है। और टेंस की इस कड़ी में जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस से हमने शुरुआत किया है। और सिंपल प्रेजेंट के लिए हम जो है एक ही टेंस का मतलब V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। आप तो वो जान ही रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम हो गया जिसे मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस कड़ी में आपने ये सीखा कि मतलब टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस फ्रेम करने के लिए हमें जो है एक्टिव के लिए क्या चाहिए, V1 या V5 चाहिए। एक्टिव के लिए V1 या V5 और पैसिव के लिए V1 प्लस V3। ये बातें आपको पता चली होंगी। अब इसके अगले वाले वीडियो में मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस कुछ मौखिक प्रैक्टिस करना सिखाऊंगा, सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। वो प्रैक्टिस सेशन रहेगा। तो आई थिंक आज इतना में क्लास वाइंड अप करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पे थोड़ा सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे, वो भी ओरली करेंगे ताकि हम इसमें एक्सपर्ट हो सकें। टिल देन, गुड बाय।